हेलो एंड नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो टॉपिक पहले चल रहा था यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म। यही हमारा टॉपिक चल रहा था और अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने उसमें पढ़ा था एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमने कहा इसमें कि अणुसंख्यक गुणधर्म वो गुणधर्म होते हैं जो कि किस पे निर्भर कर रहे हैं, यानी कि विलयन में वह गुण जो कि उसके पदार्थों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा विलय या विलायक लिया है, उसमें फर्क पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कितने कण वहां पर उपस्थित है। तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणों को हमने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अब इसमें हमने चार प्रकार हमें पढ़ना था। चारों प्रकार में से हमने दो तरह के गुण जो है वो पढ़ लिए थे। अब बाकी दो गुण हमारे कौन से बचे हुए हैं, हम उनके बारे में ही जानेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे इन गुणों की जो हमारा बाकी रह गया था। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिमांक का अवनमन। ठीक है, क्या मतलब हुआ हिमांक का अवनमन से, ये जानेंगे हम आज। देखो, अवनमन मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि क्या मतलब है, कमी। उन्नयन मतलब वृद्धि। तो यहाँ पर हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, देखिए, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब कैसा हो जाए, बराबर। यानी कि जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में। ठीक है, तो अब उस केस में उसको कहते हैं द्रव का हिमांक। क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक। ठीक है, यानी द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में। अब देखो नेक्स्ट आता है, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम हो जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ को हमने क्या किया, हमने ठोस पदार्थ को द्रव में मिलाया। यही तो, क्या द्रव हमारा था वाष्पशील और ठोस हमारा है अवाष्पशील, और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वाष्प दाब जो है वो क्या हो रहा है, कम। यानी कि विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहां पर जो कण आ गए हैं वो अवाष्पशील पदार्थ के हैं, है ना। तो इस वजह से वहां पर जो पहले वाष्प बन रही थी वो कम हो गई है, तो वाष्प दाब कम हो गया। किसका कम हो गया है, विलयन का। तो यहाँ पर जब किसी अवाष्पशील या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब जो है विलायक से कम हो जाता है। ये तो हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरह से इस बात को। अब बात आती है कि हिमांक का अवनमन होता क्या है। अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है और हिमांक में इसी कमी को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। ये तो बात हुई थ्योरेटिकल, यानी थ्योरेटिकल तो हमें पता चल गया कि हिमांक क्या होता है ना। और हिमांक का अवनमन, अवनमन मतलब हिमांक में आ गई कमी, आ गई। ठीक है, क्यों कमी आ गई, क्योंकि वाष्प दाब जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे देखो, विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, क्या मतलब आया इसका, इसको अब हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल अगर लिखने को आ जाएगा पेपर में तो आप आराम से लिख सकते हो। ये तो हमारा कि हम इसको कैसे लिखें। अब हम इसको कैसे समझें वो देखिए। चलिए, तो बच्चों हमने जो भी थ्योरी पढ़ी अभी, अब हम उसको समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हिमांक जो है उसका अवनमन होता है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया, परिभाषा देख ली, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे है द्रव अवस्था का, यानी कि द्रव की हम बात करें तो यहाँ पे द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, ये हमारा है
द्रव वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब। द्रव में भी किसका ये हमारा है, ये हमारा है विलायक का, ठीक है, जो कि ज्यादा है। तो ये है विलायक, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये विलायक का वाष्प दाब है हमारा, और यहाँ पर ये हमारा है ठोस अवस्था का वाष्प दाब। क्या है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है। अब यहाँ पर ये विलायक का वाष्प दाब यानी कि हम कह सकते हैं द्रव, है ना, द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, द्रव का वाष्प दाब। द्रव में ये हमारे हैं विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि जब हमने इसमें ठोस मिलाया तो ठोस मिलाते ही हमारा जो विलयन बना उसका वाष्प दाब कम हो गया, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका हुआ है, ये विलयन का, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। अब ये कह रहा है कि जब ये है बराबर हो, यानी कि वो ताप जिस पर कि यह है इसमें परिवर्तित हो, इसमें अब हमें क्या करना होगा, देखो बच्चों, जैसे कि क्वथनांक में हमने देखा था, कोई एक क्वथनांक मान लीजिए एक तरह से, एक बार हमने क्वथनांक में देखा था कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वायुमंडलीय दाब तक लेके जाने के लिए टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें द्रव से ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लेके जाना है, यानी कि हमें इसे ठोस के वाष्प दाब को द्रव अवस्था के वाष्प दाब से बराबर करना है, ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। ताप कम करने का मतलब है कि यहाँ पर ये द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में। किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में। तो द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के लिए हमें ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इतना कम करना पड़ेगा, यहाँ से हम ताप लिया, कम किया, इतना कम किया इसमें कि ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसको बोला जाता है हिमांक। इसको क्या कहते हैं, हिमांक। और वह ताप जिस पर कि ये इस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, हम उसमें यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, हिमांक बिंदु आ गया। क्या आ गया, हिमांक बिंदु, ठीक है, ये हमारा हिमांक बिंदु आ जाता है, बिंदु, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, फिर से मैं बताती हूँ आपको। यानी कि जब हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो द्रव है ना, द्रव की जो वाष्प अवस्था है उसको हम लेके आ रहे थे वायुमंडलीय दाब के बराबर, ठीक है। तो जब द्रव की वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर किया जाएगा, तब उस केस में हम ताप को बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर ज्यादा दे रहे थे, इतना टेम्परेचर दे रहे थे कि वायुमंडलीय दाब उस द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है कि द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि अवस्था परिवर्तन शुरू हो गया। तो उसको हमने नाम दिया क्वथनांक। क्या नाम दिया, क्वथनांक। अब हम क्या करें, उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट। कैसे, अब हम ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करें, द्रव के वाष्प दाब को इतना ठंडा करें कि द्रव के वाष्प दाब को इतना ठंडा किया जाए, यानी कि टेम्परेचर कम किया जाए, इतना कम करें कि वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, यानी कि जमना शुरू हो गया, अवस्था परिवर्तन शुरू हो गई, उसे बोलेंगे हिमांक बिंदु। समझ में आ गई। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्वथनांक बिंदु। जब हम वापस द्रव से ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है ना, तो उतना टेम्परेचर कम करेंगे कि वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या है, उसका हिमांक बिंदु। अब हमने क्या देखा था कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, तो विलायक के वाष्प दाब के लिए हमें जब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इसको ठंडा करने के लिए, यानी कि ये क्या है, TF0।
TF नॉट हुआ क्योंकि शुद्ध विलायक है, इसमें कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या हुआ, हिमांक बिंदु TF नॉट। वहीं पर जब हमने देखा विलयन का वाष्प दाब, हमें पता है जब हमने इसमें नमक मिला दिया, अवाष्पशील ठोस हमने इसमें मिला दिया, जब उस केस में वाष्प दाब जो है वो कम हो गया है। ठीक है, अब वाष्प दाब जब कम हो गया है तो इसको ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए इतना टेम्परेचर कम करें कि इसके बराबर हो जाए, तो इसके लिए होगा वो क्या होगा, TF। क्या होगा, TF। अब आप इन दोनों को देख करके बताइए कि किसके लिए तापमान जो है वो हम जब कम कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है, हमारे TF नॉट के लिए। TF नॉट ज्यादा, यानी यहाँ से यहाँ तक दे रहे तो ताप हमें ठंडा करने के लिए, कम ताप जो है दे रहे हैं, हम ठंडा कर रहे हैं, इसको तापो ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो इसके लिए मान ज्यादा आ रहा है और जबकि इसके लिए मान कम आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्वथनांक में तो क्या किया जाता है, द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हिमांक में हम क्या करें, द्रव के वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए ताप को यहाँ पर कम किया जा रहा है। वहां बढ़ा रहे थे ताप, यहाँ ताप को हम कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दोनों में जब हमने तुलना करी, कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। तो कम वाष्प दाब है तो हम इसको टेम्परेचर देंगे तो ये फटाफट से किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था के वाष्प दाब में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम तक टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ेगा, है ना, यानी देते रहेंगे, टाइम लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि इसका वाष्प दाब ज्यादा है। समझ रहे हो मेरे को बात को। तो जहां पर हम देख रहे थे, वहां जब हमने देखा था कि क्वथनांक में वृद्धि हुई थी, तो क्वथनांक में वृद्धि यानी कि वाष्प दाब कम था, वाष्प दाब कम था। अब देखो जैसे यहाँ वायुमंडलीय दाब है, यहाँ ऊपर अगर वायुमंडलीय दाब है तो इसको वाष्प दाब जो है वो इसका कैसा है, कम है विलयन का, तो इसको वायुमंडलीय दाब तक लेके जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था और इसको कम देना पड़ रहा था। अब इसका अपोजिट हो गया है, अपोजिट यानी विलयन के लिए कम ताप पर ही फटाफट से ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया और इनके लिए हमें ज्यादा देर तक देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हिमांक का अवनमन हो गया, यानी कि जब किसी अवाष्पशील ठोस को विलायक में या शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तब उस केस में उसके हिमांक बिंदु में अवनमन हो जाता है, यानी कि यह ज्यादा है और यह कम। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, ये इससे ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैसे फॉर्मूले से कैसे व्यक्त करेंगे। देखो जैसे हमने क्वथनांक में वृद्धि को किया था, अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो TF नॉट ये ज्यादा है किससे, TF से, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, ये हो गया, यानी कि F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, B मतलब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी और यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है और रिलेटिव लोब हम पढ़ रहे थे जो है ना, इसमें ये क्या है, हिमांक में हमारा अवनमन यानी कि कमी आ रही है। ठीक है, अब देखो पहले हमने पढ़ा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा TF, अब ये डेल्टा TF किसके समानुपाती, यानी किस पर निर्भर करेगा, ये बताओ किस पे निर्भर करेगा, सोचो। यानी कि इसका मान, इसमें जो भी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, जो परिवर्तन पढ़ रहे हैं, डेल्टा TF का मान है वो किस पे निर्भर करेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, विलय की, यानी कि विलय जितना ज्यादा मिलाया जाएगा ये परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा, है ना भाई। जितना अवाष्पशील द्रव मिलाते जाओगे क्या होगा, वाष्प दाब कम होता चला जाएगा, किसका, विलयन का। यही हमने पढ़ा। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था, जब क्वथनांक में वृद्धि हमने देखी तो हमने वहां भी यही देखा था कि वह डिपेंड किस पे कर रहा था, विलय की मात्रा विलायक में। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगी, विलय की मात्रा विलायक में। तो विलय की मात्रा विलायक में क्या कहलाती है, हमारी मोललता। क्या कहलाती है, मोललता, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके विलायक में प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं मोललता। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। मोलरता ये सब टर्म्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आपको दिमाग में रहना चाहिए मोललता का मीनिंग क्या है। एक मोललता ही ऐसी है जहाँ हम विलायक की बात करते हैं, यानी विलायक में मोलों की संख्या, जहाँ बाकी तो सब में हम विलियन से डिवाइड करते हैं, है ना, ये सब मैंने बताया आपको। तो मोललता में हमने क्या देखा, कितने विलय मोल के उपस्थित हैं विलायक में, और केजी में है तो ठीक है, नहीं है ग्राम में तो हम 1000 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये किस पे है, निर्भर कर रहा है एम, यानी कि मोललता। तो डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती हुआ, मोललता के। मोललता मतलब विलय के कितने मोल विलायक में उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर KFM, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर m का मान रख दीजिए। m का मान क्या है हमारा, विलय के मोल यानी W1, ठीक है, अपॉन विलय यानी विलय का भार बटे में उसका अणुभार, ठीक है, या फिर विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का मोलर द्रव्यमान, कुछ भी कह सकते हैं हम इस तरह से, यानी भार भी तो W में, या फिर विलय का द्रव्यमान बोलो चाहे भार बोलो, है ना, या फिर मोलर द्रव्यमान या फिर इसका अणुभार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ये विलय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलय की। और विलायक का यहाँ पर अगर हमारा ग्राम में है तो 1000 से भाग दे देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हुआ, W2, ठीक है, दैट इज विलायक का भार, ठीक है। अब वही चीज जो हमने उसमें की थी, यहाँ पे इनका मान रख देंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि डेल्टा TF हम कैलकुलेट कर सकते हैं। MA, या इसको W1 से समझ नहीं आता तो MAMB कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको समझ में आया ना बच्चों, जैसा आपको ठीक लगे कि हम इस चीज से समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। W1 न करके WA या WMA कर दिया, है ना, या WB कर दिया, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर हम यहाँ पे ये विलय की बात कर रहे हैं और ये विलायक की, ठीक है। तो विलय हमारा यहाँ पे ये है, और विलय के लिए यहाँ पर हमने क्या निकाला है, मोल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, विलय का भार बटे में अणुभार, है ना। तो विलय का भार बटे में अणुभार, या विलय का द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 1000 बाय WB, यानी कि ये विलायक का भार है, किसका भार है, विलायक का, और ग्राम में है तो हमने इसे 1000 से भाग दे दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास में पूरी वैल्यू निकल करके इसकी आ गई है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारे हिमांक के अवनमन की। तो आपको ये सब चीजें, बातें जो हैं वो दिमाग में ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूले जो हैं, जो भी मैंने बनाए हैं यहाँ पर, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बात हुई हमारी हिमांक का अवनमन, कि किस तरह से हिमांक जो है उसमें कमी आ रही है, किसके हिमांक में, विलयन के, यानी विलायक में था तो ज्यादा था और विलयन में हुआ तो कम आ गया। क्यों कम आ गया, वाष्प दाब की वजह से, ठीक है, यानी वाष्प दाब कम तो हिमांक में भी क्या हो गया, अवनमन हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, यानी कि हमने ये तो देख लिया, क्या देख लिया, देखो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डेल्टा TF, ये देखा डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या करा, K, किसके बराबर हुआ, KFM, ठीक है, ये हमने देखा। M हमारा क्या है यहाँ पर, M हमारे नंबर ऑफ मोललता को बता रहे हैं, यानी कि मोललता यानी कि हमने m बराबर यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पर WA विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे में विलायक का भार, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको ये पूरा मिल जाएगा इस तरह से, है ना। तो हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, चलो ये भी रख के बता देती हूँ आपको। TF बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WB, ठीक है। अब इसको निकालना हो आपको तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी किसकी, हिमांक के अवनमन की, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया, हिमांक के अवनमन का।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे। देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम ले रहे हैं तापमान। ठीक है, यहाँ पे तापमान की बात कर रहे हैं, ये तापमान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा है वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, वाष्प दाब P जो भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस तरह से। कैसे, हम बात कर रहे थे कि ये हमारा ठोस अवस्था, ठोस का, ये हमारा ठोस वाष्प दाब है, यानी ठोस का वाष्प दाब है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे किया ये हमारा विलायक का वाष्प दाब और ये हमारा विलयन का ये विलयन की बात हमने करी। ठीक है, और ये हमने विलायक की बात करी, यानी विलायक का वाष्प दाब हमारा ज्यादा था, विलयन का वाष्प दाब हमारा कम था। तो यहाँ पे हम इसको ये तापमान दे रहे थे, ये चीज हमने देखी। ठीक है, तो ठोस का वाष्प दाब, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ठोस का वाष्प दाब, ये भी क्या होता है बच्चों, ताप बढ़ाने के साथ में बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो इस तरह से, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ से इस तरह से ये वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि दाब, ठोस का वाष्प दाब ताप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, है ना। ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ने के साथ इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने कोई भी 2 पॉइंट हमारे ले लिए, 2 पॉइंट हमने तापमान के, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारी वाष्प दाब किसकी ज्यादा है, विलायक की। ये वाष्प दाब का पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारे किसकी है, ये विलायक की वाष्प दाब है यहाँ पे। ठीक है, अब विलयन की वाष्प दाब कम है, ये विलयन की वाष्प दाब हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये विलायक की वाष्प टेम्परेचर कम कर रहे हैं, है ना, तो ये विलायक की धीरे 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 कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ठोस अवस्था के बराबर हो जाएगी। ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ पर ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है और ये हमारा है जो, ये किसका है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, तो ये विलायक के लिए। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करेंगे किसकी, विलयन की। ठीक है, तो ये विलयन है, विलयन का वाष्प दाब कम है, ये यहाँ ये इस पॉइंट पर इसको यहाँ पे काटेगा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर कि यह ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करना। यही तो मीनिंग है कि हमें ताप इतना कम करना है कि इसके बराबर ये हो जाए। जब हमने यहाँ पे देखा इसके लिए, तो अब इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको नीचे लेके आओ, ये यहाँ पे आएगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है TF0 और ये क्या हो गया, TF। तो हम देख सकते हैं कि किसके लिए ज्यादा आ रही है वैल्यू, विलायक के लिए, और ये किसका है, विलयन का। ये किसका है, विलयन। ठीक है, ये विलयन के लिए। समझ गए मेरी बात को। तो हमने क्या किया, इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसे बनाया है, देखो ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, तो ये एक ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। ये वाष्प दाब जैसे जैसे कोई भी वाष्प दाब हो, ताप बढ़ाने के साथ में इस तरह से बढ़ता है। ताप बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया, हमें पता है ये हमारा वाष्प दाब, एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया कोई भी, ये विलायक का वाष्प दाब और ये विलयन का, क्योंकि हमें पता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि जब हम इसको कम कर रहे हैं टेम्परेचर को, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये है ठोस वाष्प दाब से टकराएगा, यानी इसको इसके बराबर ही तो हमें लेके आना है, टेम्परेचर को इतना कम ही तो करना है। तो यहाँ पे जब इसके बराबर, तो ये हमारा TF0 आ गया विलायक के लिए। और जब हमने विलयन के लिए देखा तो हमें ज्यादा देर तक इसको देना पड़ा। क्यों, क्योंकि देखो कम टाइम के लिए, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम था, तो यहाँ पर विलयन के लिए TF का मान देखो फटाफट से ये इस अवस्था में आ गया, यहाँ पे ये कम था, जबकि इसके लिए विलायक के लिए इसका मान जो है वो ज्यादा, TF0 का। तो यही हम देख रहे थे क्या, कि डेल्टा TF, यानी इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, यही क्या है, डेल्टा TF। ठीक है, तो ये है हमारा डेल्टा TF। तो ये बात हो गई हमारी पूरी की पूरी हिमांक के अवनमन की। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये है ठोस अवस्था का हमारा वाष्प दाब। ठीक है, चलिए
अब हम इसको मैं ठीक से एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे भी थोड़ा यूँ लग रहा है कि इसको ठीक कर देना चाहिए। चलो ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, ठोस अवस्था। ठीक है, ये हो गया ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ये विलायक की स्थिति है हमारी और ये विलयन की स्थिति है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें थी हमारे हिमांक के अवनमन की। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परासरण दाब। अब क्या होता है परासरण दाब, देखो क्या मीनिंग होता है इसका। परासरण दाब का लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, यानी कि हमारे जो अणु संख्या गुणधर्म है, 4 गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें से ये हमारा चौथा गुणधर्म है। तो परासरण दाब में वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं, परासरण कहलाते हैं या परासरण कहलाती है। तो वह प्रक्रिया परासरण क्या प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु, किसके अणु, सिर्फ विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाते हैं तो प्रवाहित होते हैं, तो परासरण कहलाती है, ठीक है इस क्रिया को। अब देखो इसको हम इस तरह से समझेंगे बच्चों, कैसे, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। कैसे, देखिए ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, आप इसको समझिए ऐसे, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पर क्या है, वह प्रक्रिया से विलायक के अणु, यहाँ पर मेरे पास में, यहाँ पर ये सारे के सारे मेरे पास क्या उपस्थित हैं, ये है मेरे पास में यहाँ पे विलायक, क्या है, विलायक, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, विलयन। अब ये विलयन कैसे हुआ भाई, विलयन तो जब ही होगा जब इसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया जाएगा। विलायक में विलय मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। तब यहाँ पर मैंने क्या मिला दिया, विलय। कौन सा विलय मिलाया था, नमक मिला दिया, ठोस मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरा बन गया विलयन, क्या बन गया, विलयन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा विलायक था, शुद्ध विलायक, यहाँ पर मैंने इसमें क्या बना दिया, विलयन बना दिया। कैसे बनाया, इसमें नमक डाल दिया। ठोस पदार्थ कौन सा है, अवाष्पशील, वही तो पढ़ रहे हैं हम, सारे गुण उसी में पढ़ रही है सब चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मेरा जो विलयन बना है ये विलायक बना है, ठीक है, बन गया। अब इनके बीच में कौन है, ये है SPM या अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, ये विलायक ही जाएगा, इसकी ये विशेषता है इस झिल्ली की कि इसमें से सिर्फ विलायक के कण ही जाएंगे, ठीक है। तो विलायक के अणु इसमें से जाएंगे, तो विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन में से अधिक सांद्रण वाले विलयन में। देखो सबसे पहले तो जो विलायक जो है, यहाँ पर विलायक जो है वो विलायक जब खुद की बात करें, हम सिर्फ विलायक की बात करते हैं, तो विलायक का हमेशा गमन कहाँ होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। कहाँ होगा, अधिक सांद्रता से कम की ओर, है ना, कम की ओर, ठीक है। यानी कि विलायक कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब देखो यहाँ पे विलायक ज्यादा है, यहाँ पे विलायक कम है ना। विलायक कम क्यों है, क्योंकि यहाँ विलय के कण भी आ गए। तो विलायक कम है तो विलायक कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता से कम की ओर। यहाँ ये ज्यादा है तो वहां कहाँ जाएगा, जहां पे इसकी सांद्रता कम है, अधिक से कम की ओर, ताकि यहाँ पर जो है वो साम्य स्थापित हो सके, ठीक है। अब देखो यानी कि दोनों को बराबर करना चाहता है वो, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा, कौन जाएगा, विलायक। अब परिभाषा क्या है, वह प्रक्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन, देखो इसको पूरा पढ़े, कम सांद्रण वाला विलयन। तो यहाँ पर जब विलयन की बात करें तो ये विलयन जो है इसमें सांद्रता अधिक है, इसमें
अधिक सांद्रता वाला, ये अधिक सांद्रता है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें विलय के पदार्थ ज्यादा है ना। इसमें तो विलय है ही नहीं, ना के बराबर है, होगा तो मान लो कोई भी एक कण या ना के बराबर। तो यहाँ पर जो है विलयन की अगर हम बात करें तो कम सांद्रता है, कम सांद्रता। किसके कम सांद्रता है? विलयन की। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यह जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में इस झिल्ली में से होकर के जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। अब हम तो पढ़ रहे हैं परासरण दाब, बिल्कुल पढ़ेंगे परासरण दाब को भी, पर पहले परासरण तो समझ लें, उसके बाद हम जानेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहां से कम सांद्रता से, है ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। अब सांद्रता यहाँ पर किसकी कम बात कर रहे हैं हम? विलयन की। तो दोनों ही बातें अपने आप में सही है कि विलायक की खुद की बात की जाए तो यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ विलायक ज्यादा है, यहाँ विलायक कम है। लेकिन अगर हम विलयन की बात करें तो ये विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाए, यानी दोनों ही बातों में विलायक का गमन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है हमारा परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या चीज है? परासरण में विलायक का प्रवाह एसपीएम द्वारा कम सांद्रण वाले विलयन से, यानी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की और जो है वो साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? परासरण में विलायक का प्रवाह एसपीएम द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर साम्य अवस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है, और इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगा करके रोका जा सकता है। और यह अतिरिक्त दाब जो कि विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। यानी कि हमने क्या बताया भाई, जो विलयन है उस विलयन में एक तरफ तो सांद्रण कम है और एक तरफ सांद्रण ज्यादा है। अब विलायक के कण कहाँ जा रहे हैं? विलायक के कण जा रहे हैं कम सांद्रणता से अधिक सांद्रता की ओर। किसकी? विलयन की। तो विलयन की कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ कौन जा रहा है? विलायक के कण। किसमें से होकर जा रहे हैं? एसपीएम, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जा रहे हैं, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ये साम्य अवस्था स्थापित होने तक ऐसा होता रहेगा जब तक साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती। अब इस प्रवाह को रोकें कैसे? अब इसको रोकना है हमको, अभी तो बढ़ता जाएगा, इसको रोकें कैसे? तो इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे कहा जाता है परासरण दाब। यानी कि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए किसको? विलायक के प्रवाह को, जो विलायक जा रहा है उस विलायक को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है बच्चों वो है परासरण दाब। अब कैसे? देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम में ये कह रहा है कि ये विलायक का यहाँ से यहाँ तक प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये होता रहेगा जब तक ये साम्य स्थापित नहीं होता। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? दाब लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? दाब। प्रेशर से इस पे दाब लगाया जाता है। दाब लगाने से क्या होगा? जैसे ये फ्लो हो रहा है और जब दाब लगाया जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रवाह को रोकने के लिए, इसको रोकना है तो क्या लगाया जा रहा है? इस पे दाब लगाया जा रहा है। यानी कि परासरण को प्रक्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए, इस प्रवाह को कम करने के लिए जो दाब लगाया जा रहा है वही दाब क्या है? परासरण दाब। ठीक है, तो इस तरह से कम से ये अणु जा रहे हैं, अब इसको रोकना है तो ये दाब लगा दिया और दाब लगा करके इसको यहाँ पर हमने रोक दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि जो है वो यह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहलाते हैं? परासरण दाब। देखो परासरण की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे किशमिश है, पानी में रख दो फूल जाती है ना, ये सब क्या है? परासरण ही तो है। तो हमारी जो कोशिका है शरीर में या जो भी जंतु है या
हम बात करें किसी भी पेड़ पौधों की बात करें तो सभी हम लोग किससे बने, कोशिकाओं से, है ना। हमारा शरीर किससे बना है, कोशिका से। तो कोशिका में क्या पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पाई जाती है, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। चलो अब ये तो बातें हुई हमारी परासरण दाब की। अब इसकी भी थोड़ी सी हम फॉर्मूला और सूत्र भी देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो अब जो परासरण दाब है बच्चों, परासरण दाब को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है पाई से। किससे, पाई से, ठीक है। ये पाई किसको बता रहा है, परासरण दाब को। अब ये परासरण दाब किसके समानुपाती हुआ, सोचो, ये परासरण दाब किसके समानुपाती हुआ, यानी कब ये और ज्यादा कब लगाना पड़ेगा, ये और ज्यादा जब लगाना पड़ेगा जब हम विलेय की मात्रा को बढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ठोस पदार्थ जो हमने डाला है, जो विलेय हमने डाला है, जो नमक हमने डाला, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। सांद्रता किसकी, विलयन की। और विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, विलायक के कण उतनी ही तेजी से आएंगे, क्योंकि विलायक के कण का क्या काम है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, है ना। जहां पे विलयन का सांद्रण कम है वहां से वो अधिक की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि विलायक के कण तो वहां कम हो रहे हैं, विलायक तो वहां कम हो रहा है जब हम विलय मिला रहे हैं, तो उसको तो विलायक बढ़ाना है वहां पे, तो उसके लिए उतने ही प्रेशर से वो उस पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा हम विलय की बढ़ाएंगे, है ना, विलय के मोल जितने, तो मतलब विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब किस पे निर्भर कर रहा है, उसकी सांद्रता पर। किस पर निर्भर कर रहा है, सांद्रता पर। और सांद्रता यहाँ पे क्या है, C, ठीक है। इसके अलावा पहली बात तो इस पर, दूसरा किस पे निर्भर करता है बच्चों, दूसरा निर्भर करता है ताप पर। जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे भाई, किसी भी चीज के लिए ताप बढ़ाएंगे तभी तो अणुओं को क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी, और गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो कण जो अणु है उतनी ही प्रेशर से आगे जाएंगे, है ना। विलायक के कण जो है अगर गतिज ऊर्जा मिलेगी तो उतनी ही प्रेशर के साथ वो कहाँ जाएंगे, विलयन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर पाई को और कौन प्रभावित करेगा, T, यानी कि ताप। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यानी कि पाई बराबर CRT। अब आप कहोगे R क्या आ गया, ये R है हमारा नियतांक, है ना। R क्या हो गया, R है नियतांक, क्या हो गया, R नियतांक, ठीक है। तो इस तरह से अब C का मान क्या रख सकते हैं, C का मान मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स विलयन में उपस्थित है, विलय के मोल है ना, विलय के मोल। अब देखो विलय के मोल किस में बच्चों, विलय के मोल विलयन में, है ना। तो विलयन का आयतन, यानी कि क्या हुआ, C बराबर क्या हुआ, N/V। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बराबर क्या हो गया, N/VRT, ठीक है। तो ये हमारा मान हो गया है किसका, परासरण दाब का। तो ये हमारी हो गई परासरण दाब के लिए हमने कैलकुलेशन निकाल दी है, ठीक है। यानी N/VRT, और N/V विलय के मोल, विलयन में आयतन, क्या होता है हमारा, मोलरता। क्या होती है, मोलरता, ठीक है बच्चों। और मोलरता में N नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो पता ही है हमें आपको। N बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार, ठीक है। तो विलय का भार बटे में अणुभार, ठीक है, मान रख देंगे और हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब कुछ और बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, परासरण में ही क्या बातें हैं वो भी देखते हैं। चलो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे समपरासरी विलयन। क्या मतलब होता है समपरासरी, नाम से ही पता चल रहा है, समपरासरी यानी कि जिसका परासरण दाब समान हो। परिभाषा देख लेते हैं, देखिए, दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन, यानी कोई दो विलयन हमने ले लिया, उन दोनों विलयनों का परासरण दाब जो है वो बराबर होता है, तो उसे कहते हैं समपरासरी विलयन। यानी कि एक विलयन है इसका है पाई1, दूसरा विलयन का क्या है, पाई2, ठीक है। तो दिए गए ताप पर किसी दो विलयन की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों का बराबर है परासरण दाब, तो उसे बोलेंगे समपरासरी विलयन। इसके लिए C1RT बराबर C2RT
ठीक है, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास C1 बराबर C2, यानी कि हम करते हैं N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसके लिए, ये बात हो गई है हमारी समपरासरी विलयन के लिए, यानी कि वो विलयन जिनका सांद्रता समान है, परासरण दाब भी उनमें समान लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं बच्चों अति परासरी विलयन एवं अल्प परासरी विलयन की। क्या होते हैं अति परासरी और अल्प परासरी विलयन? देखो इसमें क्या होता है, अति यानी कि ज्यादा, अल्प यानी कि कम, यही मीनिंग हुआ, यानी एक का ज्यादा और एक का कम। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है हमने मान लीजिए दो विलयन लिए, ठीक है, तो दो विलयन में से एक का परासरण दाब ज्यादा है और दूसरे का परासरण दाब कम है, तो क्या हो गया, जिसका ज्यादा है वो हो गया अति परासरी और जिसका कम है उसका हो गया हमारा अल्प परासरी विलयन। ठीक है, तो इस तरह से हम उदाहरण भी इसका देख सकते हैं, यानी कि हम उदाहरण देख सकते हैं कि यदि हम कोशिकाओं को 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन का ये परसेंटेज है से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, तो मतलब वो क्या हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। जल बाहर निकल गया है ना, तो संकुचित हो गई, तो इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं अति परिसारी विलयन। कैसा, अति परासारी विलयन, यानी इसके लिए पाई1 ये मान लीजिए जैसे पाई1 पाई2, तो ये पाई1 है ना ये ज्यादा है पाई2 से। ठीक है, तो इसके लिए अति परासारी जिसके लिए ज्यादा है, जिसके लिए दाब ज्यादा है, यानी कि पाई1 अति परासारी। और यहाँ पर यदि लवण की सांद्रता इसी विलयन से कम हो तो जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा तो वो फूल जाएंगी और ऐसा विलयन होगा हमारा अल्प परासारी, यानी यहाँ पर पाई2 का मान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलयन है, दो विलयन में हमने कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर इसका दाब ज्यादा है ना परासरण, तो अति परासारी, इसका कम है उसको हमने अल्प परासारी नाम दिया। और इतना ध्यान रखिए हमेशा जल कहाँ जाएगा, विलयन के कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर। ठीक है, तो विलयन का कम सांद्रण जहां है वहां से विलयन के अधिक सांद्रण की ओर गमन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये दो हमारे विलयन होंगे अल्प परासारी एवं अति परासारी। यहाँ पर पाई1 पाई2 दो विलयन के मान है, जिसका ज्यादा होगा वो अति परासारी, इसका कम है वो अल्प परासारी। ठीक है, चलिए, और इस केस में क्या होगा, अति परासारी में संकुचित हो जाती हैं और जब हम बात करते हैं अल्प परासारी विलयन की तो ये फूल जाती हैं। ठीक है, चलो अब हमारा और लास्ट टॉपिक है इसका, वो है हमारा प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम परासरण क्या हो गया है, देखो बच्चों, शुद्ध विलायक जब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है, यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, यानी कि शुद्ध विलायक जब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के जाता है तो यह परिघटना प्रतिलोम, हमने क्या किया, हमने दाब लगाया, दाब क्या लगाया, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए हमने जो दाब लगाया वो था परासरण। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो हमारा ये मान लीजिए ये इस तरह से हमने बनाया है ना, इस तरह से ये हमने बनाया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे बच्चों, यहाँ पे हमने दाब लगाया। ठीक है, ये हम दाब यहाँ पे लगा रहे थे, ये हमारी SPM है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये विलायक के कण है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, विलायक, ये है विलायक। ठीक है, और विलायक के साथ में ये हमारा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे साथ में ये हमारा पास में प्रेजेंट है, यहाँ पर विलयन, क्या प्रेजेंट है, विलयन। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि विलायक के कण विलयन की तरफ यूं जा रहे हैं, हमने दाब लगाया। अब ये जो पाई है, ये जो परासरण दाब है, जब हम बहुत ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, यानी कि दाब जो है वो परासरण दाब से कहीं ज्यादा लगाया जाए, तब क्या होगा, जब ये होगा बच्चों के जहां ये विलायक इधर जा रहा था, अब हम दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा, देखो कोई चीज है जा रही है, अगर हम दाब बहुत ज्यादा लेंगे तो वो अपोजिट जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी, तो होगा क्या, ये इस दिशा
दिशा में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। घर में जो आरओ जो सिस्टम है ना पानी को फिल्टर करने का, वो इसी पे बेस्ड है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उल्टी दिशा में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी प्रतिलोम परासरण की, यानी कि प्रतिलोम उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो बच्चों ये बात हुई इस तरह से कि विलायक के कण विलयन की तरफ जा रहे हैं और जब दाब परासरण दाब से अधिक लगाया जाए तब उस केस में ये उल्टा होगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। यानी अब विलायक जो ऐसे जा रहा था, दाब ज्यादा लगाया तो कण कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे विलायक के, ठीक है। क्योंकि ये ध्यान रखें कि यह झिल्ली किसको पार करेगी, सिर्फ विलायक के कणों को ही जाने देगी, विलय के कणों को नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है प्रतिलोम परासरण, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हो गई हमारी अणु संख्या गुण धर्म की। जितने भी गुण थे हमने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, जान लिए। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक एक वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं सबके लिए, चाहे वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो, चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो या परासरण दाब हो। तो इन चारों के लिए हमने सारी बातें जो है वो पढ़ लिए और समझ लिए। तो बच्चों एंजॉय कीजिए अच्छे से और पढ़िए और इसको जानिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।